हेलो फ्रेंड्स। अगर आपको भी अच्छे से इंग्लिश बोलना लिखना और समझना है तो आपको टेंस स्टडी करने चाहिए। और आज से इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लर्निंग ऑफ टेंसेस। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट 60% इंग्लिश इसी से कवर होती है। अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं तो आप अपने आप को पाएंगे एक नेक्स्ट लेवल पे इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश और अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है और इसका यूज़ हम कब कहाँ और कैसे करते हैं। जैसा कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ताहू जैसे शब्द आते हैं उन्हीं वाक्यों से हमको पहचान हो जाती है कि ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से है। तो क्या यही पहचान पूरी पहचान है? अगर नहीं तो आखिर पूरी पहचान क्या है? पूरी पहचान एक बार देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम किसी आदत या दिनचर्या को बताने के लिए करते हैं, यानी जो काम रोज होता है या बार बार होता है उस चीज को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हिंदी में तो दिख भी रहा है मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ता हूँ, ती है, ते है, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन आपको समझना है कि इंग्लिश में भी ऐसी क्या पहचान ऐसी हो सकती है, यानी कि हैबिचुअल एक्शंस जो होंगे, जो हैबिट के हिसाब से डेली काम हो रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं आदत अनुसार होने वाले काम, और उन्हीं से पहचान होती है कि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पहला हो गया कि डेली किसी की आदत या दिनचर्या बताने के लिए, यानी जो काम रोज रोज या बार बार होता है। दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए, यानी जनरल ट्रूथ हो या यूनिवर्सल ट्रूथ दोनों चीज़ सेम है। इसका मतलब होता है कि जो बात सबको पता है, जो हमेशा सही रहती है, सब जानते हैं इस बात को। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जैसा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ओके, थर्ड पे है, तीसरी जो पॉइंट है, स्थायी स्थिति यानी परमानेंट सिचुएशन बताने के लिए या फिर फैक्ट बताने के लिए। जैसे कोई बात जो हमेशा सत्य रहती, जैसे ही लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है। शी वर्क्स इन ए बैंक, वो बैंक में काम करती है। नेक्स्ट, भविष्य में निर्धारित कार्यक्रम या टाइम टेबल के लिए, यानी जब भविष्य में कुछ काम तय है कि इस अमुक समय पर ये काम होना है और इस समय पर निश्चित है, तारीख पर या किसी टाइम पर, तो उस कंडीशन में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करते हैं। जैसे ट्रेन सुबह 6 बजे जाती है, यानी फ्यूचर, यानी एक तो ये हो गया कि ये रूटीन में ऐसा जाती है, रूटीन भी हो गया। दूसरा टाइम बता दिया कि ट्रेन 6 बजे निकलती है, जाती है। द स्कूल स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, कि स्कूल अगले हफ्ते स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अगले हफ्ते से क्लासेस लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से, यानी ये काम अब फ्यूचर में है, एक टाइम कर दिया है, टाइम फिक्स कर दिया है कि इस टाइम से ये काम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कहानी सुनाते या फिर कमेंट्री करते समय। तो अगर आपको कमेंट्री करनी है या फिर कहानी सुनानी है, दोनों ही कंडीशंस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो कि जब भी क्रिकेट कमेंट्री चलती है तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता हुआ दिखता है। जैसे विराट गेंद को जोर से मारता है और तेज़ दौड़ता है। विराट हिट्स द बॉल हार्ड एंड रन्स फास्ट। ओके, हीरो कमरे में प्रवेश करता है और विलन को देखता है, यानी एक कहानी हो गई, कहानी का नरेशन हो गया। तो देखते हैं, द हीरो एंटर्स द रूम, हीरो कमरे में प्रवेश करता है, एंड सीज द विलन, और विलन को देखता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप ता है, ती है, ते है या ताहू से ही टेंस को पहचाने, बल्कि हैबिट्स, डेली रूटीन, जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ, या फिर परमानेंट सिचुएशन, कमेंट्री, टाइम टेबल्ड या स्केजुअल्ड प्रोग्राम्स के लिए जो फ्यूचर में होने तय हैं। इसके अलावा कमेंट्री करते हुए या फिर कोई कहानी का नरेशन यानी कहानी सुनाते हुए। तो इन सभी सिचुएशंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर इनकी मेकिंग कैसे होती है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक यानी सिंपल वाक्य। स्ट्रक्चर रहेगा इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब की यानी फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए एस या यस लगाएंगे, जैसे ही, शी या इट जैसे सब्जेक्ट होंगे, या कोई नाम हो जाएगा, कोई नेम हो गया, तो उसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस आप लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। एग्जाम्पल देखते हैं अभी। मैं रोज किताब पढ़ता हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट आना। आई क्या काम करता हूँ? पढ़ता हूँ। आई रीड। सेकंड नंबर पे वर्ब दे रखा है ना, पहले पे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पे
वर्ब। वर्ब किसको बोलते हैं? एक्शन को, जो काम हो रहा हो। ओके, तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे? पढ़ने का। आई सब्जेक्ट, दूसरा काम हो गया पढ़ने का, रीड। आई रीड, तो मैं क्या पढ़ता हूँ? बुक्स। तीसरे नंबर पे क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड, और इसके बाद हो जाएगा फोर्थ। अब यहाँ पे जो एस या ई एस दिख रहा है सिर्फ उस कंडीशन के लिए, यानी कि ये वर्ब का ही पार्ट है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे, इसके अलावा तो कुछ और नई बात है नहीं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद ईटीसी होता है। एक और चीज़, ऐसा नहीं होगा कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, नहीं भी हो सकता है। हर सेंटेंस में ईटीसी रहेगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी सेंटेंस में ये दोनों भी ना हो, बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए एक बार फिर से एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। मैं रोज़ किताब पढ़ता हूँ। अब देखने में तो आई आपको सिंगुलर लग रहा है, ऑफकोर्स सिंगुलर ही होता है आई, लेकिन आई के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सो मैं रोज़ किताब पढ़ता हूँ, मैं हो गया सब्जेक्ट, रीड पढ़ता हूँ, ये वर्ब हो गया। तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट, मतलब क्या पढ़ता हूँ? बुक्स। आई रीड बुक्स, रोज मतलब डेली। आई रीड बुक्स डेली, मैं डेली किताब पढ़ता हूँ। इस तरह से वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। ही, ऑफकोर्स अगर जाती होता तो हम बोल देते शी, ठीक है। सो ही गो में लग गया एस या ई एस। आपने देखा ना, ही या शी अगर होगा तो क्या लग जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाएगा। ही गोज, आप इसको इस तरह देख लेते हैं, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ही गोज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, ही गोज, वो जाता है, कहाँ जाता है? टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। तो इस तरह से अगर शी होता तो तब भी ऐसा ही होता, शी गोज टू स्कूल। इसके बाद देखते हैं हम प्लूरल सब्जेक्ट को। हम खेल खेलते हैं, हम मतलब वी सब्जेक्ट हो गया, खेलते हैं प्ले, वी प्ले, क्या खेलते हैं? गेम्स, वी प्ले गेम्स। तो इस तरह से आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बना लिए, समझ लिए। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। सो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या फिर डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, उसके बाद नॉट का यूज होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको एस या एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर सेंटेंस में डू या डज ऑलरेडी आ रखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस बिल्कुल नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अभी एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो डू है वो प्लूरल वर्ब है और जो डज है वो सिंगुलर वर्ब है। इसका मतलब डू का यूज सिर्फ और सिर्फ प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ होगा, और डज का जो यूज है, डज जो वर्ब है उसका यूज है सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। मैं रोज बाजार नहीं जाता, जाता या जाता हूं। अगर आपको सेंटेंस इतना भी मिल जाता है कि मैं रोज बाजार नहीं जाता, अब आप कहोगे सर इसमें है या हूं, तो नहीं है। आपको बस ये देखना है कि प्रेजेंट की बात कर रहा है या रूटीन की बात कर रहा है, कि रूटीन में ऐसा करता है, तो उसमें है या हूं या हैं जैसी चीजें नहीं लगी हैं, तब भी साफ समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। तो मैं रोज बाजार नहीं जाता, मैं मतलब आई के लिए डू, जैसा मैंने अभी बताया आपको, आई के साथ डू लगता है। आई डू नॉट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, एंड ऑब्जेक्ट हो गया अपना फिफ्थ। तो अब उसके बाद ईटीसी अगर लगाएंगे तो सिक्स्थ हो जाएगा। तो आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज़ कौन सी जगह पे आनी है, कौन से नंबर पे आनी है। मैं रोज बाजार नहीं जाता, मैं मतलब सब्जेक्ट आई के बाद क्या आना चाहिए? डू या डज, ऑफकोर्स डू, आई डू, उसके बाद नॉट, आई डू नॉट। तो यहाँ पे तो बस साफ दिख रहा है, कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाने भी नहीं पड़े। आई डू नॉट, सो मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता, कहाँ नहीं जाता? टू द मार्केट। कब? डेली, आई डू नॉट गो टू मार्केट डेली। ओके, सो मैं मार्केट नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू द मार्केट डेली, मैं डेली बाजार नहीं जाता। आपको बस आपने देखा सब्जेक्ट ही जगह है फर्स्ट पे, उसके बाद डू या डज है, डू आ गया यहाँ पे, उसके बाद नॉट थर्ड प्लेस पे आएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की जो बेस फॉर्म है वो आ गई फोर्थ नंबर पे,
उसके बाद ऑब्जेक्ट या ईटीसी जो भी यहाँ पे बनेगा तो वो आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ ईटीसी है, तो हमने ईटीसी का यूज़ कर लिया। अदर वर्ड्स, इसको एडवर्बियल क्वालिफिकेशंस बोलते हैं। अगले किसी वीडियो में ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ईटीसी में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, वह काम नहीं करता या करता है, ही या शी। अगर करती होती तो शी हो जाता। ओके, वह काम नहीं करता है, ही डज, सिंगुलर के साथ डज आता है, आपको पता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ही डज नॉट डू द वर्क, ही डज नॉट डू द वर्क। अगर शी होता तो शी डज नॉट डू द वर्क। वे खेल नहीं खेलते, दे सब्जेक्ट हो गया, दे डू नॉट प्ले गेम्स, दे डू नॉट प्ले गेम्स। तो इस तरह से हमने अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस मेकिंग सीखा। अभी देखते हैं हम इंट्रागेटिव सेंटेंसेस कि आखिर हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे या क्वेश्चन लुक कैसे बनाते हैं, तो देखते हैं। ओके, इंट्रागेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो क्या से स्टार्ट होंगे, मतलब क्या वह खेलता है, क्या तुम गाना गाते हो, क्या वह पढ़ती है, इस तरह के। दूसरा WH इंट्रागेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें WH वर्ड्स का यूज होता है। तो पहले हम देखते हैं सिंपल इंट्रागेटिव सेंटेंसेस को, जिनकी स्टार्टिंग में हम यूज करते हैं डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। तो एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? तुम के लिए क्या आना चाहिए? डू, ऑफ कोर्स। तो आपको सब्जेक्ट को देख के ही हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तुम यानी यू के लिए क्या आएगा? डू। ओके, सो डू पहले पे, डू या डज पहले पे आ गया, दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट हो गया, तीसरे नंबर पे अपना वर्ब हो गया, चौथे नंबर पे अपना ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से आपने देखा, फर्स्ट पे क्या आएगा? डू या डज हेल्पिंग वर्ब। क्या तुम, तो यहाँ पे जो क्या है ये वट नहीं है, आप ध्यान से सुन लें। यहाँ पे जो क्या है इसका मतलब होता है कोई हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल डेली? क्या तुम डेली स्कूल जाते हो? ऑफकोर्स सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी जो भी लगेगा। ऑफकोर्स यहाँ पे तो ईटीसी है। क्या वह काम करता है? डज ही डू द वर्क? क्या वे खेल खेलते हैं? डू दे प्ले गेम्स? तो इस तरह से हमने देख लिया इंट्रागेटिव सेंटेंस भी ऐसे बन जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम WH इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। सो WH में क्या करना है हमको? सबसे पहले यानी डू या डज के जस्ट पहले हमको WH वर्ड लगा देना है, बात बन गई। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। ठीक है, तुम रोज कहाँ जाते हो? कहाँ यानी WH वर्ड पहले लगाएंगे, वेयर, उसके बाद डू या डज। तो यू के लिए तो ऑफकोर्स डू आएगा, वेयर डू यू गो डेली। WH वर्ड, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या ईटीसी। तो ऐसा ही लिखा है ना, WH वर्ड, डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ईटीसी। तो इस तरह से बनाएंगे। वह यह काम क्यों करता है? वाई, मतलब क्यों के लिए ऑफकोर्स वाई होता है। वाई डज ही या शी अगर होती तो, वाई डज ही डू दिस वर्क? वो ये काम क्यों करता है? वे कौन सा खेल खेलते हैं? विच गेम, कौन सा खेल? विच गेम डू दे प्ले? तो विच गेम ये मिला के ही WH वर्ड को कंप्लीट कर रहा है। विच गेम, सिर्फ अकेला विच नहीं है, विच गेम कौन सा खेल, डू दे प्ले। सो विच गेम WH वर्ड यहाँ पे पूरा होता है, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट दे हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। तुम क्या खाते हो? तो यहाँ पे जब बीच में क्या आ रहा है तो इसका मतलब वट ही होता है। क्या मतलब वट डू यू ईट? वट डू यू ईट? वह किसे फोन करता है? whom does he call? whom मतलब किसे, whom does he call? वो किसे कॉल करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम WH वर्ड्स का यूज करते हुए भी इंट्रागेटिव सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।